हेलो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप सिर्फ लीडर बनने का सपना नहीं देख रहे, आप उसके लिए खड़े हो चुके। पार्ट 1 में हमने महसूस किया था कि लीडरशिप सिर्फ इन्फ्लुएंस या पोजीशन नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक जर्नी है और एक लगातार साबित करने वाली परीक्षा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली लड़ाई अब शुरू होती है, वहाँ जहाँ नेता अकेला नहीं चलता, बल्कि उसकी असली ताकत उसके सबसे करीब के लोगों, उसके इनर साइकिल में होती है। आज पार्ट 1 में हम खोलेंगे उन राजों को कि कैसे सही लोग आपकी क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं, कैसे एम्पावरमेंट बांटना कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है, और कैसे रिप्रोडक्शन और लेगेसी एक नेता की पहचान को आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रखती है। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो याद रखिए, आप कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो वहां सीखा था वही इस पार्ट की नींव है। वो आपकी फाउंडेशन था और ये आपका एक्सपेंशन। हाँ, ये वीडियो लंबी है क्योंकि हम लीडरशिप में शॉर्टकट्स, सरफेस लेवल मोटिवेशन और अधूरी अंडरस्टैंडिंग पर विश्वास नहीं करते। आप लीडर बनने नहीं बल्कि लीडरशिप को जीने के लिए तैयार हैं, इसलिए डेप्थ जरूरी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप इस वीडियो पर आए हैं, इसका मतलब एक ही है, आप लीडर बनने नहीं आए, आप लीडरशिप को जीने के लिए तैयार हो चुके। लॉ 11, द लॉ ऑफ द इनर साइकिल। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ नेता अकेले चमकते हैं, पर कुछ नेता अपने साथियों के साथ ऐसा ग्रुप बनाते हैं कि उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? एक लीडर की असली ताकत उसके नजदीकी लोगों से तय होती है। कभी कभी एक महान लीडर का आइडिया या विजन अकेले किसी का नहीं होता, वो तभी बड़ा होता है जब सही लोग उसके आसपास हो। लीडर कितना भी प्रतिभाशाली हो, उसकी सीमा अक्सर उसकी नजदीकी टीम की क्षमता से मापी जाती है। यही कारण है कि इनर सर्कल एक लीडर की मल्टीपल फैक्टर बन जाती है। ये छोटा ग्रुप ही बड़े परिणाम देता है। बहुत से लीडर्स ये बड़ी गलती कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि सब कुछ वे अकेले संभाल सकते हैं, या फिर वे अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो हर बात पर जी हुजूरी करते हैं। ऐसे माहौल में आइडियाज पैदा तो होते हैं, लेकिन अच्छे एग्जीक्यूशन की कमी के कारण मर जाते हैं। लीडर की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जाती है और आखिर में वो अकेला पड़ जाता है। दूसरी तरफ कुछ लीडर्स के पास अच्छे मौके होते हैं, लेकिन वे अपने आसपास ऐसे लोगों को सहन करते हैं जो अंदर से जेलस होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, या जिनसे कोई स्किल सीखी नहीं जा सकती, जिनमें स्किल की कमी होती है। ऐसे लोग टीम को आगे बढ़ने नहीं देते, ग्रोथ रुक जाती है, स्पीड धीमी हो जाती है और सक्सेस रेट गिर जाती है। सक्सेस का गेट आधा खुला ही रह जाता है। इसका मतलब बहुत ही साफ है, लीडरशिप सिर्फ आइडिया या हार्डवर्क नहीं है, ये सही लोगों का चुनाव करने और उन्हें सही तरीके से ग्रो करने की कला भी है। लीडरशिप में असली बदलाव तब आता है जब लीडर समझता है कि इनर साइकिल ऐसे लोगों का समूह नहीं होना चाहिए जो बस जी हुजूरी करते हो, हाँ में हाँ मिलाते हो, बल्कि ऐसे लोग होने चाहिए जो जरूरत पड़ने पर चैलेंज करे, स्किल बढ़ाए और सही गलत का भेद जानते हो और विजन को हकीकत में बदलने में मदद करे। 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनसे कोई भी लीडर अपने इनर साइकिल को स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ फोकस बना सकता है। फर्स्ट, स्ट्रेंथ के हिसाब से लोगों का चुनाव करें। लोगों को उनकी कमजोरियों के लिए जज न करें। टीम में उन स्ट्रेंथ्स के लिए लोगों को शामिल करें जिनमें वह सबसे बेहतरीन हो। सेकंड, अलग अलग भूमिकाओं के लोग रखें। टीम सिर्फ एक जैसे लोगों से नहीं बनती, जरूरत है कि टीम में 4 तरह के लोग हो। स्ट्रेटेजी सोचने वाला, एग्जीक्यूशन करने वाला, लोगों को जोड़ने वाला और ईमानदारी से गलती बताने वाला। थर्ड, टीम में निवेश करें। टीम को सिर्फ काम न बताएं, उन्हें कोचिंग दें, उनका फीडबैक लें और भरोसे के साथ उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दें। जब आप टीम में टाइम और केयर लगाते हैं तो ग्रोथ होना तय है। फोर्थ, गलत लोगों को समय पर हटाएं। अगर कोई टॉक्सिक है, जेलस है या आपकी टीम में फिट नहीं बैठता तो उसे जबरदस्ती अपने पास रखने की गलती ना करें। ऐसे लोग तुरंत आपकी टीम से दूर होने चाहिए, क्योंकि वो आपकी टीम की ग्रोथ को रोक देते हैं। 5, ओनरशिप दें। इनर साइकिल को सिर्फ इंस्ट्रक्शन ना दें, उन्हें डिसीजन में शामिल करें। जब लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप मिलती है, वो लीडर के पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपका पोटेंशियल आपकी नजदीकी टीम से बढ़ता है या घटता है। लॉ 12, द लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। क्या आपने नोटिस किया है, कुछ नेता जितना ज्यादा अधिकार बांटते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही तेजी से बढ़ती है। क्यों? कुछ लोग दूसरों को सशक्त कर अपनी असली ताकत दिखाते हैं। सोचिए, क्या आप खुद सब कुछ संभालते हुए
तेजी से आगे बढ़ पाएंगे? शायद नहीं। सच में ग्रोथ तब तेज होती है जब लीडर खुद से पीछे हटकर दूसरों को अथॉरिटी देता है। तभी लोग ओनरशिप लेकर काम करते हैं। असली सिक्योरिटी वही है जो दूसरों को शक्ति देने में आगे हो। बहुत से लीडर डरते हैं, अगर मैं पावर दूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग मेरे सामने मेरा सम्मान नहीं करेंगे। इस डर के कारण वो माइक्रो मैनेज करते हैं, जिसके कारण असली टैलेंट घुटता है और इनिशिएटिव मर जाता है। जब लीडर अपनी इनसिक्योरिटी के कारण कैपेबल लोगों को आगे नहीं आने देता तो काम रुक रुक कर चलता है और डिसीजंस बहुत धीमे हो जाते हैं। धीमे फैसलों और जिम्मेदारी न बांटने की वजह से टीम थक जाती है, चिढ़ जाती है और उत्साह खो देती है। इससे साफ पता चलता है कि लीडर की इनसिक्योरिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रोक देती है। लीडरशिप में असली बदलाव तब आता है जब लीडर समझता है कि जो इंसान अंदर से सुरक्षित होता है वही दूसरों को पावर दे पाता है, क्योंकि वो जानता है कि लीडर तभी मल्टीप्लायर बनता है जब वो अकेले नहीं बल्कि कई लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ता है। जब एनवायरनमेंट कोई किताब की थ्योरी नहीं रह जाती, जब एक लीडर पावर को बांटने के लिए 5 रास्ते अपनाता है। फर्स्ट, ट्रस्ट, छोटे छोटे काम देकर भरोसा दिखाई, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, ये मैसेज टीम को ताकत देता है। सेकंड, क्लियर बाउंड्रीज, लोगों को साफ पता होना चाहिए कि उनकी अथॉरिटी कहाँ तक है और रिपोर्ट्स कैसे करनी है। क्लियरिटी कंफ्यूजन को खत्म करती है। थर्ड, ट्रेन, अगर आप अपनी टीम को स्किल और रिसोर्सेज देंगे तो टीम डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंस महसूस करेगी और लीडर पर निर्भरता कम होगी। फोर्थ, ओनरशिप, सिर्फ टास्क मत दीजिए, रिजल्ट की जिम्मेदारी दीजिए। गलती हो जाए तो पनिशमेंट न करें बल्कि उनके बताएं कि इस गलती से आप क्या सीख सकते हैं। 5, सेलिब्रेट एंड रिवॉर्ड, अचीवमेंट पर उस व्यक्ति की प्रशंसा करें, उसे सम्मान दें, समूह में उसकी तारीफ करें, तुम्हारे काम की अहमियत है। यह सुनकर इंसान 2 गुना मेहनत करता है। एम्पावरमेंट वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गनेस लीडरशिप की निशानी है। लॉ 13, द लॉ ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या आप चाहते हैं कि आपकी लेगेसी बढ़े? सिर्फ आपकी सफलता नहीं बल्कि आपके जैसे और भी लोग बनने लगे। रिप्रोडक्शन एक कला है जिसमें एक नेता दूसरे नेता को पैदा करता है। सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही आदमी हर काम करेगा तो उसकी सीमा क्या होगी। अब सोचिए, अगर उसी आदमी ने 5 और लोगों को अपने तरीके से सोचना सिखाया तो परिणाम कितने गुना बढ़ सकते हैं। रिप्रोड्यूशन यही बताती है कि सच्चा नेता वही है जो अपने जैसे और नेताओं को तैयार करे, तभी उसका प्रभाव मल्टीप्लाई होता है। ज्यादातर लीडर्स के पास समय नहीं होता, ना वे मान लेते हैं कि मेंटर बनाना टैलेंट की बात है जिसे लोग उस टैलेंट को रखते हैं या नहीं रखते। कुछ लीडर्स डरते हैं कि अगर वो किसी को एम्पावर करेंगे तो वो उनसे बड़ा बन जाएगा या उनकी पहचान घट जाएगी। इसी डर और आलस्य के कारण ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप वैक्यूम बन जाता है और अगले स्तर पर पहुंचना कठिन हो जाता है। असली बदलाव तब आता है जब लीडर समझ जाता है कि रिप्रोडक्शन कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है और अब बारी है उसके प्रैक्टिकल तरीके की। स्टेप 1, मॉडल द बिहेवियर, लोग वही अपनाते हैं जो वे लीडर को रोज करते हुए देखते हैं। अगर आपके हैबिट्स, वैल्यूज और डिसीजन मेकिंग साफ और स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी टीम भी वैसी ही बन जाएगी। स्टेप 2, मेंटर इंटेंशनली, जरूरत पड़ने पर नहीं, प्लान बनाकर गाइड करें। हर हफ्ते थोड़ा समय सिर्फ टीम की ग्रोथ के लिए रखिए, कोचिंग दीजिए, डाउट सुनिए और सुधार के लिए हॉनेस्ट फीडबैक दीजिए। स्टेप 3, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, अपने टीम के लोगों को मौके दीजिए ताकि लोग सीख सकें। छोटी छोटी जिम्मेदारियां देकर लोगों को प्रैक्टिकल अनुभव कराइए। गलती हो जाए तो उन्हें डांटिए नहीं, उन्हें उस गलती से सीखने का टैलेंट सिखाइए, सीखने का माहौल बनाइए, इससे कॉन्फिडेंस बनता है। स्टेप 4, टीच द प्रोसेस, सिर्फ रिजल्ट मत मांगिए, तरीका सिखा, कैसे सोचना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे प्रायोरिटीज सेट करनी है। ये स्किल सीखने से टीम इंडिपेंडेंट बनती है। स्टेप 5, क्रिएट ए सिस्टम, ग्रोथ को रूटीन बना दीजिए, ट्रेनिंग, लीडर के साथ सीखने का माहौल और डेलीग्रेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बना दीजिए ताकि स्किल ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाए। स्टेप 6, सेलिब्रेट रिप्रोडक्शंस, नए लीडर्स को ओपनली सराहिए। जब कोई टीम मेंबर लीडर की तरह सोचने और काम करने लगे उसे पब्लिकली एक्नॉलेज कीजिए, यानी उसकी मेहनत और उसके कामों में अच्छाई बताइए। इससे पूरी टीम को मैसेज मिलता है कि लीडरशिप ग्रोथ करने वाले लोगों को रेस्पेक्ट मिलता है। इन कदमों से लीडर का काम अकेला एफर्ट नहीं रह जाता, वो एक मल्टी प्लानिंग मशीन बन जाता है। लीडरशिप जन्म से नहीं मिलती, उसे जानबूझकर
मेंटोरिंग सही एग्जाम्पल और मौके देकर रिप्रोड्यूस किया जाता है। जो लीडर दूसरों की क्षमता बढ़ाता है वही अपनी सीमा बढ़ाता है। यही असली मल्टीप्लायर इफेक्ट है। लॉ 14 द लॉ ऑफ बाय इन। लोग पहले व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और फिर उसकी सोच या विजन को अपना मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि कितना पावरफुल लीडर होना आपके आइडियाज को बिकवाने जैसा बना देता है? कभी आपने सोचा है कई बार एक शानदार योजना असफल रहती है जबकि उसका विजन बेहतरीन होता है। अक्सर वजह यही होती है, लोग उस नेता पर भरोसा नहीं करते। बाय इन का मतलब सिर्फ लोगों को आइडिया समझाना नहीं, पहले उन्हें उस व्यक्ति में भरोसा दिखाना है जो आइडिया आगे लेकर जा रहा है। पहले आप खुद बिकिए, तब आपकी बात बिकेगी। बहुत से लीडर केवल डाटा और स्लाइड्स दिखाकर लोगों का मन जीतने की कोशिश करते हैं, पर लोग नंबर से नहीं लोगों से जुड़ते हैं। जब लीडर का कैरेक्टर, क्रेडिबिलिटी या कंसिस्टेंसी कमजोर हो तो विजन चाहे जितना भी अच्छा हो लोग फॉलो नहीं करते। और दूसरी चुनौती ये है कि कुछ लीडर्स खुद को मार्केट या टीम के लैंग्वेज में नहीं उतार पाते। इससे कनेक्शन टूट जाता है और बाय इन नहीं बनता। असली बदलाव तब आता है जब लीडर जानबूझकर बाय इन बनाना शुरू कर देता है। ये प्रक्रियात्मक और रिलेशनल दोनों हैं। इसके लिए वो 6 तरीकों का प्रयोग करता है। फर्स्ट, ऑथेंटिक। जब आप सच में वही रहते हैं जो आप हैं, दिखावा नहीं करते, तभी लोग आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि लोग नकली बिहेवियर को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। जब लीडर खुद पर भरोसा दिखाता है तो लोग नेचुरली कनेक्ट होते हैं। सेकंड, कॉम्पिटेंस। आप काबिल हैं, आप काम जानते हैं, ये लोगों को महसूस होना चाहिए। आपकी स्किल्स और लगातार मिले रिजल्ट्स लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आप कैपेबल हैं। इससे क्रेडिबिलिटी बनती है। थर्ड, इमोशनली लोगों से जुड़ें, सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से बात करें, क्योंकि लोग डिसीजंस इमोशन से लेते हैं और उसका रीजन बाद में ढूंढते हैं। इसलिए नंबर्स के साथ स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जांपल्स दीजिए। फोर्थ, क्लियर कम्युनिकेट करें, उन्हें बताइए कि उनसे क्या फायदा है। साधारण भाषा का प्रयोग करें, आसान एग्जांपल्स दें और साफ मैसेज रखें और साफ बताइए कि इससे उन्हें क्या मिलेगा। 5, कंसिस्टेंसी दिखाएं, बार बार वही मैसेज एक्शन से साबित करें। एक बार अच्छी बात कहना काफी नहीं है, वही वैल्यूज, वही हैबिट्स और डिसीजंस बार बार दिखाने से ट्रस्ट पक्का होता है, जिससे लोग आपसे जुड़े हैं। 6, शुरुआत में उन्हें छोटी छोटी जीतें दिखाएं। शुरुआत में क्विक सक्सेस दिखाना बहुत हेल्प करता है। इससे टीम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे बड़े कामों के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। पहले लीडर पर भरोसा आता है, फिर विजन के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर ही लोग अपना समय, पैसा और एनर्जी देते हैं। लोग पहले लीडर को खरीदते हैं और फिर उनके विजन को। इसलिए लीडर की साख, उसका व्यवहार और उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल सबसे पहले बनाई जानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम या ग्राहक आपके साथ जुड़े तो पहले अपने बारे में इन्वेस्ट कीजिए, तभी वो आपके विचारों में इन्वेस्ट करेंगे। लॉ 15 द लॉ ऑफ विक्ट्री। कभी सोचा है कुछ लीडर हर बात जीतते चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। ये सरप्राइज नहीं है, उनके पास जीत की आदत और एक खास तरीके की सोच होती है। विक्ट्री केवल अच्छी योजनाओं या बड़े संसाधनों का नतीजा नहीं है, असल फर्क है उनकी मानसिकता में, जहां हार के बीच भी एक रास्ता निकाल लिया जाता है। ऐसी मानसिकता कई बार टीम ब्लेम करती है कि रिसोर्सेज कम है, समय कम है, पर ऐसे समय में लीडर टूटते नहीं हैं जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। पर कई लीडर्स डर के आगे निर्णय टाल देते हैं या अपनी टीम को डायरेक्शन नहीं दे पाते। जो लीडर्स अपनी टीम को डायरेक्शन नहीं दे पाते वो बहुत ही सामान्य गलतियां करते हैं। उन्हें अपनी योजनाओं पर भरोसा नहीं होता, वो कई कठिन परिस्थितियों में पैनिक कर जाते हैं और यही कारण है कि वो जीत से दूर हो जाते हैं। विक्ट्री सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, इसे आदत बनाया जाता है और इसे आदत बनाने के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप है। स्टेप 1, क्लियर पर्पस। जीत का पर्पस पहले ही तय करो। हर टीम, हर काम के लिए पहले से साफ करो कि जीत कैसे दिखती, आप कौन सा परिणाम चाहते हैं। किस स्टेप पर जाकर आप कहेंगे कि हम जीत हासिल कर चुके हैं। जितनी क्रिएटिविटी होगी उतनी एनर्जी उस दिशा में लगेगी, एनर्जी बिखरेगी नहीं। स्टेप 2, रिलेंटलेस फोकस ऑन सॉल्यूशन। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। समस्या पर चर्चा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन असली जीत तब आती है जब अटेंशन और एनर्जी सॉल्यूशन बनाने में लगती है। जहां भी अटके वहीं बातचीत शुरू करें। अब आगे क्या, अगला कदम क्या होना चाहिए। स्टेप 3, लेवरेज स्ट्रेंथ्स। हर इंसान की ताकत को सही जगह पर लगाओ, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष कौशल होता है, विशेष गुण होता है, विशेष काबिलियत होती है। अगर हर मेंबर
उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से जिम्मेदारी मिले तो टीम तेज और सही दिशा में आगे बढ़ती है। वीकनेस को ठीक करने से जीत नहीं मिलती, बल्कि स्ट्रेंथ का इस्तेमाल सही तरीके से करने से जीत मिलती है। स्टेप 4, क्रिएट स्मॉल एंड रिपीटेबल विंस। शुरुआत में ही बड़े गोल से टीम घबरा जाती है। पहले उन गोल्स पे काम करें जिनमें सफलता जल्दी मिल सकती है। जब टीम छोटी छोटी जीतों को हासिल करती है तो उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है और काम में मोमेंटम बनता है और बड़ी जीत की राह खुलने लगती है। स्टेप 5, डिसाइड एक्शन। परफेक्ट का इंतजार मत करो। जो लीडर सही समय और परफेक्ट प्लान का इंतजार करता है वो स्लो रह जाता है। वही जीतता है जो सही समय पर साहस के साथ और क्रिएटिविटी के साथ कदम उठाता है। वो तब भी कदम उठाता है जब प्लान 100% परफेक्ट भी ना हो, क्योंकि वो मानता है कि आगे बढ़ते बढ़ते सीखते सीखते परफेक्टनेस आ जाएगी। स्टेप 6, लर्न एंड एडजस्ट। हर गलती से तुरंत सीखो और उसमें सुधार करो। किसी भी गलती को अंत मत समझो, उसे फीडबैक की तरह इस्तेमाल करो। एक छोटा सा सिस्टम बनाओ कि इस गलती से क्या सीख, आगे क्या बदलना है। जो टीम जल्दी सीख कर जल्दी एडजस्ट करती है वही लगातार जीतती जाती है। इन सब का संयोजन लीडर को लगातार जीत दिलाने वाला बनाता है, क्योंकि वही टीम को कैसे जीतने का तरीका सिखा देता है। लो सिस्टम, द लो ऑफ द बिग मॉ। आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ टीमों को जीत मिलते ही हर चीज अपने आप ही सही चलने लगती? वो जादू नहीं है, वो मोमेंटम है, और इसे बनाना और बनाए रखना किसी भी लीडर की असली ताकत है। मोमेंटम अचानक नहीं आता, ये छोटे छोटे जीतों, कंसिस्टेंसी और सही टाइमिंग का जोड़ है। कई बार टीम में शुरुआत धीमी रहती है, लोग असमंजस में रहते हैं, मोटिवेशन गिर जाता है और काम रुक जाता है। पर यह जब होता है जब लीडर मोमेंटम बनाने में फेल हो जाता है, जब वो छोटे छोटे फेलियर से सीखकर आगे बढ़ने के निर्णय नहीं ले पाता, वो छोटे स्टेप लेने से डरता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े कदम ही मोमेंटम देगा, पर असल में छोटी लगातार सक्रियताएं ही मोमेंटम बनाती। लेखक मोमेंटम बनाने के 5 स्टेप बताते हैं। फर्स्ट, स्टार्ट स्मॉल, विन स्मॉल। छोटी जीत के लिए छोटी शुरुआत करो और छोटी जीत लो। बड़े लक्ष्य तुरंत नहीं मिलते, लेकिन छोटी जीत जल्दी मिलती है और वही आत्मविश्वास बढ़ाती है। स्टेप सेकंड, रिपीटेबल कंटेंट्स। रोज दोहराए जाने वाले छोटे छोटे एक्शंस बनाओ। ऐसी डेली आदतें और स्टेप्स तय करो जो बार बार किए जा सके। कंसिस्टेंसी ही बड़े रिजल्ट्स बनाती है। स्टेप थर्ड, सेलिब्रेट प्रोसेस। हर प्रगति को सार्वजनिक रूप से दोहराओ। जब छोटी छोटी जीतों को ओपनली रिकॉग्नाइज किया जाता है तो टीम को लगता है कि मेहनत देखी जा रही है और उनका जोश बढ़ता है। स्टेप 4, रिमूव फ्रिक्शन। अननेसेसरी रुकावटों और जटिलताओं को हटाओ। लंबी प्रक्रियाएं, एक्स्ट्रा अप्रूवल और कंफ्यूजन काम को धीमा करते हैं। प्रोसेस जितना सिंपल होगा, एग्जीक्यूशन उतना ही तेज होगा। स्टेप 5, प्रोटेक्ट मोमेंटम। चल रही गति को टूटने मत दो। गलतियां, ब्लेम गेम्स और ज्यादा सोचने से मोमेंटम खत्म होता है। समस्या आते ही तुरंत करेक्ट करना सीख। क्रिटिसिज्म में मत फंसो, आगे बढ़ते रहो। जब मोमेंटम एक बार बनता है तो चीजें स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती चली जाती है और छोटी बाधाएं आसानी से पार हो जाती है। लो 17, द लो ऑफ प्रायोरिटीज। कितनी बार आपने खुद से अपने को व्यस्त पाया है पर असल में आगे कुछ भी नहीं बढ़ा। सही काम चुनना ही वही फर्क बनाता है जो एक लीडर को एवरेज से अलग कर देता है। सोचिए, अगर आप हर रोज 5 काम करते हैं और केवल एक ही काम अगले महीने आपकी जिंदगी बदल दे, क्या आप उस काम को पहचान पाएंगे? यही पहचान ही लीडरशिप की सूक्ष्म कला है। हम अक्सर एक्टिविटी को काम समझ लेते हैं, मीटिंग्स, ईमेल, मल्टीटास्किंग, पर इन सब का शोर मुख्य बातों, हाई इम्पैक्ट कामों को दबा देता है। लीडर की सबसे बड़ी चुनौती है ये तय करना कि क्या अभी करूं और क्या अभी नहीं। प्रायोरिटीज तय करने के लिए एक लीडर 5 स्टेप फॉर्मूला का प्रयोग करता है। फर्स्ट, डिफाइन द क्रिटिकल फ्यू। हर दिन या हर हफ्ते बस 1 से 2 ऐसे आउटकम्स चुनो जो वास्तव में फर्क डालते हैं। बाकी कामों से पहले इन पर ध्यान दो। इन कामों पर ध्यान देने से ही असली प्रोग्रेस होती है। स्टेप सेकंड, यूज द 80-20 लेंस। हर काम बराबर फायदा नहीं देता। आमतौर पर 20% काम 80% रिजल्ट्स देते हैं और 80% काम सिर्फ 20% ही रिजल्ट दे पाते हैं। उन हाई इम्पैक्ट कामों को पहचानो, यानी उन 20% कामों को पहचानो जो 80% रिजल्ट देते हैं। स्टेप थर्ड, शेड्यूल द बिग रॉक्स। अपने दिन के उन मुश्किल कामों को पहले निपटाओ जो ज्यादा
एनर्जी खाते हैं, जिनके लिए ज्यादा फोकस की जरूरत है, और उसके लिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सुबह के समय एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा होता है। इसलिए सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण काम दिन की शुरुआत में ही कर दो, जिससे आपका बाकी का दिन बिल्कुल आसान हो जाएगा। स्टेप 4, से नो स्ट्रेटेजिकली। हर चीज के लिए हाँ मत बोलो। हर रिक्वेस्ट पे हाँ कहना प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए हाँ करो जो तुम्हारी प्रायोरिटी है, जो तुम्हारे गोल से संबंधित है और जो तुम्हें सपोर्ट करती है। स्टेप 5, प्रोटेक्ट योर टाइम ब्लॉक्स। अपने काम के समय की रक्षा करो। अपने काम को निपटाने के लिए खास टाइम ब्लॉक्स बनाओ। ऐसे टाइम ब्लॉक्स जिस समय ना कोई फोन होगा, ना कोई मैसेजिंग और न ही अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, ना कोई नोटिफिकेशन, बस एक ही चीज, आपका काम और आपका वो टाइम। जब आपके काम के लिए आपका टाइम सुरक्षित रहता है तो आपका काम जल्दी और बेहतर होता है। यही तरीके रोज के डिसीजंस को सुलझाते हैं और लीडर को असली प्रोग्रेस दिलाते हैं। लॉ 18, द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस। क्या आप तैयार हैं किसी ऐसी चीज को छोड़ने के लिए जो आराम देती, ताकि आप किसी बड़ी चीज को पा सके? अक्सर वही लोग जीतते हैं जो छोटी खुशियों के बदले बड़ी मंजिल चुन लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या छोड़ना पड़ सकता है? आपकी वो आदतें, वो आराम, आपकी पहचान या लोकप्रियता भी। सैक्रिफाइस सिर्फ दर्द नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है जो आगे चलकर आपको सफलता दिलाती। त्याग आसान नहीं होता। हम सभी इमीडिएट सफलता चाहते हैं, जिससे लोग तुरंत शौक हो जाए, आपको सोशल अप्रूवल मिले। लेकिन जब आप छोटे छोटे त्याग नहीं करते तो आपको बड़ी जीत भी नहीं मिलती। और जब आप सैक्रिफाइसेस करते हैं तो लोग आपको समझना छोड़ देते हैं। आपके रिश्ते भी प्रभावित होते हैं क्योंकि आप समय नहीं दे पाते। और कभी कभी खुद पर शक होता है, क्या मैंने सही निर्णय लिया है? क्या मैं जो सैक्रिफाइसेस कर रहा हूँ वो सही है? और यही सैक्रिफाइस का भावनात्मक बोझ है। पर असली बदलाव तब आता है जब एक लीडर सैक्रिफाइसेस को स्मार्ट तरीके से प्रयोग करता है, जब वो इन 5 स्टेप का यूज करता है। फर्स्ट, डिफाइन व्हाट टू गिव अप। पहले ये तय करो कि क्या छोड़ना है। सफलता पाने के लिए हमें हर चीज नहीं छोड़नी होती, सही चीज छोड़नी होती। सोचो कौन सी एक्टिविटी, वो कौन सी हैबिट्स है, वो कौन से कमिटमेंट्स या ईगो जो सिर्फ आपका समय खा रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं दे रहे। इन सबको पहचान कर छोड़ना ही ग्रोथ की सबसे पहली सीढ़ी है। स्टेप 2, मेक इट पर्पसफुल। छोड़ना मजबूरी नहीं, उद्देश्य के साथ होना चाहिए। अपने आप से साफ, मैं ये चीज इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने सपनों को हासिल करना चाहता हूँ और मैं इतने समय के लिए ये सब छोड़ रहा हूँ। जब त्याग के पीछे स्पष्ट उद्देश्य होता है तो त्याग बोझ नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट लगता है। स्टेप 3, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। अभी की थोड़ी तकलीफ आगे आपको बड़ा फायदा देगा। कुछ चीजें छोड़ना शुरू में असुविधा देता है, तकलीफ देता है, वो कंफर्ट, एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शन, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आने वाले समय में डिसिप्लिन, स्किल और सक्सेस में बदल जाता है। और यही ग्रोथ का असली नियम है। स्टेप 4, कम्युनिकेट द सैक्रिफाइस। अपने लोगों को बताओ कि ये क्यों जरूरी है। जब आपके परिवार के लोग, आपकी टीम और आपके दोस्त ये समझ जाते हैं कि ये सैक्रिफाइस आपके बड़े लक्ष्य के लिए हैं, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं बजाय आपको रोकने। कम्युनिकेशन सपोर्ट को मल्टीप्लाई कर देता है। स्टेप 5, बैलेंस एंड रिकवर। सफलता का नाम त्याग है, लेकिन शरीर और दिमाग भी जरूरी है। बार बार सैक्रिफाइस करते रहना भी बर्नआउट ला सकता है। इसलिए इंटेंशनल रिसेट, रिचार्ज और फैमिली टाइम भी रखें। बीच बीच में अपने दोस्तों से भी मिलें ताकि सैक्रिफाइस सस्टेनेबल रहे, लंबे समय तक चल सके। ये नियम सैक्रिफाइस को अनियोज्य बलिदान नहीं बनने देते, बल्कि इसे एक कैलकुलेटेड निवेश में बदल देते हैं। लॉ 19, द लॉ ऑफ टाइमिंग। कभी आपने देखा है कि एक ही फैसला किसी समय पर किसी को चैंपियन बना देता है और किसी और समय पर विफलता का सामना करवाता है। यदि सही कदम गलत समय पर लिया जाए तो वो आपको पीछे ही धकेलता है। सोचिए, 2 व्यक्ति एक ही आइडिया पर काम करते हैं। एक ने बाजार की तैयारियों का इंतजार की, दूसरा जल्दबाजी में कूद पड़ा। क्यों एक सफल हुआ और दूसरा नहीं? फर्क अक्सर सिर्फ एक ही चीज का होता है, टाइमिंग का, कि कदम कब उठाया गया। सही समय को पहचानना आसान नहीं है। डर, अनिश्चितता और इम्पेशंस अक्सर हमें जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करती। दूसरी तरफ देर करना भी एक जोखिम है, अवसर निकल सकता। अक्सर लोग 2 गलतियां करते हैं, या तो जल्दी में छलांग लगा देते हैं या अनिश्चित काल तक टाल देते हैं, और दोनों ही चीज लीडरशिप को कमजोर करते हैं। पर असली बदलाव तब आता है जब एक लीडर
इन स्टेप्स का प्रयोग करता है। फर्स्ट, ऑब्जर्व सिग्नल्स, माहौल के संकेतों को सीखना। फैसला लेने से पहले 3 चीजें देखें। मार्केट क्या कर रही है, टीम तैयार भी है या नहीं, और हालात अनुकूल है या नहीं। जब तीनों संकेत एक ही दिशा में मिलते हैं तब मौकों की ताकत सबसे ज्यादा होती। सेकंड, प्रिपेयर बिफोर यू लीप, पहले तैयारी करो फिर कदम उठाओ। सही समय आने के बाद तैयारी शुरू करने वाले लोग पीछे रह जाते हैं। तैयारी पहले से कर ताकि अवसर आते ही रुकना न पड़े और तुरंत एक्शन लिया जा सके। थर्ड, बी विलिंग टू वेट, धैर्य रखो, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर नहीं। सही टाइम का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि इंतजार के दौरान अपनी इस प्लान और रिसोर्सेज मजबूत करते रहना होता है। फोर्थ, रीड द पीपल, अपने टीम की तैयारी को समझो, क्या वो तैयार है, क्योंकि टीम की एनर्जी, उनका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस तीनों जरूरी है। अगर वे मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो सबसे अच्छा प्लान भी रेजिस्टेंस पैदा करेगा। और सही समय वो होता है जब लोग बदलने के लिए तैयार हो। 5, मूव फास्ट व्हेन विंडो ओपन्स, कभी कभी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम समय के लिए आती। अगर आप हेजिटेट तो मौका निकल जाएगा। मौका मिलते ही तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार रहें। ये नियम टाइमिंग को कला नहीं, एक स्किल बनाते हैं। टाइमिंग एक भाग्य नहीं, एक कौशल है। संकेतों को पढ़ना, तैयारी रखना और मौके पर कार्रवाई करना। लीडरशिप में सही समय पर चलने की आदत ही आपको बार बार सफल बनाती है। लॉ 20, द लॉ ऑफ एक्सप्लोसिव ग्रोथ, अगर आप सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ोतरी बहुत ही धीमी होगी, पर अगर आप लीडर्स बनते हैं तो बढ़ोतरी खुद ब खुद विस्फोट कर सकती है। क्या आप वही करना सीखना चाहेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस को चांद तक पहुंचाता है? सोचिए, एक संस्था 700 लोगों की टीम से 14,000 लोगों की टीम तक 7 साल में बढ़ जाए। कैसे? फर्क इस बात का है कि कुछ नेता केवल लोगों को जोड़ते हैं और कुछ नेता नए नेताओं का निर्माण करते हैं, और यही फर्क एक्सप्लोसिव ग्रोथ बनाता है। बहुत से लोग ग्रोथ को केवल रिक्रूटमेंट या मार्केटिंग तक सीमित कर देते हैं। वे फॉलोअर्स इकट्ठा करते हैं पर नए नेताओं को जन्म नहीं देते, और जिसका नतीजा क्या होता है? सीमित विस्तार, अस्थिर टीम और नियंत्रण संबंधित बोझ बढ़ता जाता है। और जब आप सब खुद ही संभालने लगते हैं तो धीमी पड़ जाती है आपकी ग्रोथ, क्योंकि एक व्यक्ति की सीमा सीमित होती है। एक्सप्लोसिव ग्रोथ का मतलब होता है जब टीम, बिजनेस या प्रभाव बहुत ही तेज और लगातार बढ़ता है। इसका मूल सिद्धांत बेहद ही साफ है कि अगर आप लोगों को सिर्फ फॉलोअर की तरह लीड करते हैं, यानी वे बस आपके निर्देशों का पालन करते हैं, तो आपकी टीम बढ़ती तो है लेकिन धीरे धीरे और हमेशा आप पर निर्भर रहती है। लेकिन जैसे ही आप अपने आसपास के लोगों को लीडर की तरह विकसित करने लगते हैं, यानी उन्हें निर्णय लेने, जिम्मेदारी उठाने, कोचिंग देने और दूसरों को ग्रो करने का अधिकार देते हैं, ग्रोथ मल्टीपल हो जाती है। फॉलोअर्स बढ़ने पर लीडर के आसपास काम बढ़ता है, लेकिन लीडर्स बढ़ने पर पूरा सिस्टम आगे बढ़ता है। इसका साफ सा मतलब कि तेज और बड़ी ग्रोथ सिर्फ तब आती है जब आप खुद अकेले अच्छे नहीं बनते, बल्कि दूसरों को भी अपने जैसा सक्षम, आत्मविश्वासी और रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं। क्योंकि असली पावर फॉलोअर्स जोड़ने में नहीं, लीडर्स बनाने में है। और यही एक्सप्लोसिव ग्रोथ का वास्तविक सूत्र है। इसके लिए लेखक 4 स्टेप फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट, सिस्टमाइज्ड लीडरशिप डेवलपमेंट। टीम में लीडरशिप अपने आप नहीं आती, उसे सिखाना पड़ता है। इसके लिए एक ऐसा माहौल और प्रक्रिया बनाओ जिसमें ट्रेनिंग, मेंटोरिंग और नए मौके मिलते रहे, ताकि लोग धीरे धीरे जिम्मेदारी लेना और नेतृत्व करना सीखे। जब लीडरशिप डेवलपमेंट सिस्टम का हिस्सा बन जाता है तो लीडर्स लगातार पैदा होता रहते हैं। सेकंड, डेलीगेट अथॉरिटी। सिर्फ काम ही नहीं, अधिकार भी उन्हें दें। अगर नेता सब कुछ खुद करेगा तो टीम कभी लीडर नहीं बनेगी। इसलिए सही लोगों को असली अथॉरिटी दो, उन्हें निर्णय लेने का अधिकार दो, उन्हें रिसोर्सेज का उपयोग करने दो और उनकी जिम्मेदारियां तय करो। जब आप पावर को बांटते हैं तो लोग ग्रो करते हैं और लीडर की शक्ति मल्टीप्लाई होती है। सेकंड, थर्ड, क्रिएट मल्टीप्लायर्स। ऐसे लोगों को पहचानो जो औरों को ग्रो कराते हैं। कुछ लोग सिर्फ खुद अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ रेयर लोग दूसरों में टैलेंट पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं लोगों को सपोर्ट, कोचिंग और अथॉरिटी दो, क्योंकि ये ग्रोथ को तेज करते हैं और पूरा सिस्टम मजबूत बनाते हैं। ऐसे लोग मल्टीप्लायर होते हैं, ये 1 से 10 लीडर्स बना सकते हैं। फोर्थ, मेजर लीडर ग्रोथ। सिर्फ टीम की साइज ही मत मापो, लीडरशिप की कैपेसिटी भी मापो। सफलता इसमें नहीं कि टीम में कितने लोग हैं, सफलता इसमें है कि टीम में कितने लोग निर्णय ले सकते हैं, समस्या को हल कर सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं और दूसरों को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। और यही
यही लीडरशिप कैपेसिटी है और यही फ्यूचर ग्रोथ को तय करती है। जब इन चीजों का सिस्टम बन जाता है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अकेले आपके कारण नहीं, आपके बनाए हुए नेताओं की वजह से आगे बढ़ती, आपके सिस्टम की वजह से आगे बढ़ती है। लॉ 21, द लॉ ऑफ लेगेसी। आपकी असली शक्ति आपका आज का समय नहीं, आपकी असली ताकत ये है कि आप आने वाली पीढ़ियों में क्या छोड़कर जा रहे हैं। क्या आपकी लीडरशिप कुछ ऐसी बनेगी जिससे लोग याद रखें और आगे बढ़ाएं। सोचिए, एक कंपनी का सीईओ चला जाता है पर उसकी गैर मौजूदगी में संस्था नहीं डगमगाती। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जगह पर दूसरों को खड़ा कर दिया था। यही लेगेसी की सच्ची पहचान है। अक्सर नेता केवल शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं, पर ऐसे नेतागिरी छोड़ने पर खालीपन रह जाता है। कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई कल्चर नहीं। कई बार नेता अपनी पहचान और निर्णय इतने पकड़ लेते हैं कि संगठन उनमें फंस जाता है और जब वे जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन या टीम कोलैप्स कर जाता है। असली बदलाव तब आता है जब एक लीडर लेगेसी बनाने के लिए लेखक के 4 स्टेप फॉर्मूला का प्रयोग करता है। फर्स्ट, अगला नेता पहले से बनाना शुरू करो। हर ऑर्गेनाइजेशन या टीम को ये सोचना जरूरी है कि अगली जिम्मेदारी कौन संभालेगा। सिर्फ नाम तय कर देना काफी नहीं है, उस व्यक्ति को असली जिम्मेदारी, अधिकार और निर्णय लेने का मौका दो ताकि वो धीरे धीरे परिपक्व लीडर बन सके। सेकंड, कल्चर बनाओ, सिर्फ नियम मत बनाओ। लोग कागज पर लिखे नियमों को नहीं, लीडर के व्यवहार और रोजमर्रा की आदतों से सीखते हैं। ऐसी वैल्यूज, काम करने की शैली और मानक बनाओ जिन्हें देखकर अगली पीढ़ी के लोग वही स्वभाव, वही सिंसियरिटी और वही प्रोफेशनलिज्म अपनाएं। थर्ड, सिस्टम और प्रोसेस अपनाओ। लीडरशिप एक तरतीब से आगे बढ़ती है। काम कैसे होता है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, नए लोगों को स्किल कैसे सिखाई जाती है, ये सब स्पष्ट और रिपीटेबल सिस्टम में बदल दो। मेंटरशिप प्रोग्राम, नॉलेज ट्रांसफर और लर्निंग प्रोसेस से लीडरशिप आगे स्मूथ तरीके से हस्तांतरित हो जाती है, रुकती नहीं है। फोर्थ, इन्वेस्ट इन पीपल नॉट इन योरसेल्फ। दूसरों को बड़ा बनाओ तभी आप बड़े बनो। लीडरशिप का मतलब सेल्फ प्रमोशन नहीं है बल्कि पीपल प्रमोशन है। अपना समय, अपना ज्ञान, अपना अनुभव और रिसोर्सेज टीम की कैपेबिलिटी को बढ़ाने में लगाओ, क्योंकि लीडर तभी ग्रो होता है जब वो लोगों को ग्रो करता है। लेगेसी बनानी हो तो आज के निर्णयों को इस तरह बनाइए कि वे अगले 10 साल भी बोलते रहे। लीडर वही होता है जो खुद हटने पर भी संगठन को उन्नति के रास्ते पर देख सके। अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आपको सिर्फ लीडरशिप समझनी नहीं थी, आप उसे जीना चाहते, आप उसे अपने जीवन में उतारना चाहते थे। हमने साथ में देखा कि लीडर अकेला नहीं जी, वो अपने इनर साइकिल से मल्टीप्लाई होता है, वो दूसरों को पावर देकर बड़ा होता है, वो अगली पीढ़ी के लीडर्स बनाकर अपनी लेगेसी को स्थापित कर देता है। अब आपकी बारी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।